जी, अब हम स्टार्ट करेंगे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग जो होती है, जब भी कोई ट्रांज़ैक्शन होती है, उसके 2 इफ़ेक्ट होते हैं। आपने दोनों को ही रिकॉर्ड करना होता है। उन दोनों इम्पैक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम उसको डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। वैसे सिंगल एंट्री सिस्टम भी आप आगे जाके पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, लेकिन अभी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है कि जो भी ट्रांज़ैक्शन होती है, उसके 2 इम्पैक्ट होते हैं, आपने दोनों को रिकॉर्ड करना होता है, उसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है? आप इसे इक्वेशन से समझें। मैंने लिखा जी एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। अच्छा, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में जो पैसा ओनर ने भी इन्वेस्ट किया है टोटल, और आपने बैंक से भी लोन लिया है। ठीक है, तो वो हो गई आपकी इक्विटी टोटल। ठीक है, जो टोटल फंड होगा बिजनेस का, बिजनेस स्टार्ट करने का। अब इसको आप इक्विटीज को इस तरह भी लिख सकते हैं, लायबिलिटीज। अब आपने जो बैंक से लोन लिया है, ठीक है, वो लायबिलिटी है आपकी। ठीक है, लायबिलिटीज दोनों ही हैं, ये भी लायबिलिटी है, वो भी लायबिलिटी है, लेकिन ये लायबिलिटीज है जो आपने आउटसाइडर्स को पे करनी है, बिजनेस के ओनर को पे नहीं करनी है। दोनों ही लायबिलिटी, लेकिन इसको आप लायबिलिटी लिखेंगे जो आउटसाइडर्स का क्लेम है, और जो ओनर का क्लेम है उसको आप लिखेंगे ओनर इक्विटी। ठीक है, या आप लिखेंगे उसको कैपिटल। ठीक हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो ओनर का क्लेम है वो ओनर इक्विटी है, उसको आप कैपिटल भी लिखते हैं। ठीक है, और लायबिलिटीज क्या है, आउटसाइडर्स क्लेम। ठीक है, ओनर के अलावा। ठीक है दोनों ही आपकी लायबिलिटी। ये आप फर्दर आगे जाके इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इससे अगला चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन का, जब वो पढ़ेंगे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी आपको ये समझ आ गया डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट। ठीक है, इसमें आप ये भी एक चीज और देख लें, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कैश लेके आते हैं 30,000 का। ठीक है, एसेट में क्या आ जाएगा आपके पास, कैश 30,000, और यहाँ पे इक्विटीज में आपके पास आ जाएगा 30,000 कैश। उसके बाद जब आपने बैंक से लोन लिया मजीद, अभी आप इसको समझ रहे, नहीं भी समझ आता तो कोई बात नहीं, आगे हम इसको फर्दर करेंगे जाके, वैसे इजी है, आपको समझ आ जाना चाहिए। अब आपने इसके बाद लोन लिया अगर बैंक से 15,000 का। ठीक है, अब उसके बाद एसेट में आपके पास कैश मजीद ऐड हो गया, यहाँ पे आपके पास अब कैपिटल भी आ जाएगा 30,000, और 15,000 रुपया लोन भी आ जाएगा लायबिलिटी साइड पे। ठीक है, फर्दर आगे जाके हम इसको जब चैप्टर करेंगे, स्टडी करेंगे, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है जी हमारी अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जो एक और हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जी छठा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इससे क्या मुराद है, जो बिजनेस होते हैं उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है करंट। ठीक है, अब बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मैंने बताया किसको चाहिए होती है, बिजनेस के ओनर को भी चाहिए होती है, जो पार्टीज बिजनेस के साथ अटैच होती हैं उनको भी चाहिए होती है, जो थर्ड पार्टीज होती हैं, जो बैंक जिन्होंने बिजनेस को लोन दिया होता है या बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि कुछ अरसे बाद बिजनेस जो है अपनी पोजीशन देखने के लिए क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो तरह की होती है, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे आपको पता चलता है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है, और दूसरी क्या है, बैलेंस शीट, जिससे आपको पता चलता है आपके पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, या आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड क्या है, वो 1 साल का भी हो सकता है। ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, हाफ ईयर भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। ठीक हो गया। वैसे यूजुअली जो है वो बड़ी कंपनी में 1 ईयर का अकाउंटिंग पीरियड होता है। वो उससे पहले जो एनुअली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली होता है, वो उनकी इंटरनल इंफॉर्मेशन के लिए होता है, लेकिन जो आउटसाइडर्स के लिए भी होता है वो 1 ईयर का होता है। वैसे नॉर्मली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, लेकिन जो नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 1 ईयर का ही होता है। ठीक है, जो सही होता है। उसके बाद है जी मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट से क्या मुराद है कि जब आपके बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं और रेवेन्यू भी होता है आपके बिजनेस को, तो आपने उन इनकम को एक्सपेंसेस के अगेंस्ट क्या करना होता है, मैच करना होता है। इसलिए आपने नेट इनकम और नेट प्रॉफिट कैसे निकाला था, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करके। तो ये क्या है, आप उसको ऑफसेट कर रहे हैं, यानी कि रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के अगेंस्ट मैच करके ऑफसेट कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज का आपने और ख्याल रखना है कि जिस ईयर का एक्सपेंस होगा, आप इनकम होगी, आपने उसी
ईयर के एक्सपेंस के अगेंस्ट उसको ऑफसेट करना है। इसका मतलब ये है कि आपने कमीशन लिया है जनवरी 2000 में, ठीक है, 2001 में, लेकिन आपको कमीशन जो है वो किस पे मिला, दिसंबर 2000 की सेल पे। तो आपने उस कमीशन को जो एक्सपेंस है किस में रिकॉर्ड करना है, दिसंबर 2000 में रिकॉर्ड करना है। दे आप उस कमीशन जो है वो किसकी दे, कब दे रहे हैं, 2001 में जनवरी में, लेकिन किसके अगेंस्ट है, 2000 सेल की अगेंस्ट। तो आपने उसको एक्सपेंस को रिकॉर्ड सन 2000 में करना है, ठीक है। उसके बाद है जी रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट से मुराद ये है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ऑब्वियसली जब वो गुड सेल करती हैं या सर्विसेज सेल करती हैं, तो उसके बदले वो क्या लेती हैं, रेवेन्यू, कैश लेती हैं, वो उनका रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से मुराद ये है कि जब भी रेवेन्यू होगा आपने उसको फौरी क्या कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है। इसका मतलब ये है, एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने गुड्स का ऑर्डर किया आज, ठीक है, अभी, या आपके पास गुड्स का ऑर्डर आया आज, अभी आपने गुड्स डिलीवर नहीं की, ठीक है। आपके पास ऑर्डर आया, आपने गुड्स जो है वो 10 दिन बाद डिलीवर की, ठीक है। उसके बाद 15 दिन मजीद लग गए गुड्स जो है वो कस्टमर के पास पहुंचते पहुंचते। अब आपने रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है, जब गुड्स कस्टमर की प्रीमिसेस तक पहुंच गई, फिर आपने रेवेन्यू को क्या कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना है। अब पेमेंट चाहे महीने बाद आए, इससे आपको कंसर्न नहीं है। जब आपने गुड्स सेल कर दी, चाहे क्रेडिट पे सेल किया आपने, आपको भी पैसे मिले या नहीं मिले, गुड्स आपने डिलीवर कर दी, कस्टमर की प्रीमिसेस पे चली गई, तो आपने रेवेन्यू को क्या करना है, रिकॉग्नाइज कर लेना, लिख लेना है। ये क्या है, रियलाइजेशन कंसेप्ट। उसके बाद है जी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का दूसरी कैटेगरी, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, सबसे पहली कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म में क्या होता है, जो बिजनेस का अकाउंटेंट होता है वो क्या करता है, जो बिजनेस के पॉसिबल लॉसेस होते हैं, जो लगता है कि यार ये लॉस हो जाएगा, वो उसको शो करता है, दिखाता है कि ये लॉस हो सकता है, ये बिजनेस का लॉस है, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस की पॉसिबल इनकम होती है वो शो नहीं करता। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। कि अकाउंटेंट क्या करता है कि अगर किसी पार्टी से पैसे रिसीव नहीं होने, उसको हम बोलते हैं बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये आप आगे जाके फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप सिंपल सा सुन लें। आपने अगर किसी पार्टी से पैसे रिसीव करने हैं 1000 रुपया, तो 500 आप अकाउंटेंट को पता चल गया जी उससे अभी नहीं मिलेगा, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उसको डाउट है, कि इसको हम बोलते हैं बैड एंड डाउटफुल डेट्स। उसको भी डाउट है कि नहीं मिलेगा, तो अकाउंटेंट उस लॉस को पहले शो कर देगा जी, लिख लेगा जी हमारा लॉस हो चुका है, ठीक है। इसको हम, लेकिन इस कन्वेंशन को जो है ना वो काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें अकाउंटेंट क्या होता है, वो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर लेता है, लिख लेता है कि जी मुझे यहाँ से भी हमें लॉस हो सकता है, यहाँ से भी लॉस हो सकता है। तो इसलिए इसको काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये कन्वेंशन जो है वो ठीक नहीं है। उसके बाद है जी फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर से ये मुराद है कि समटाइम्स ऐसा होता, आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़ाहिर है जब आप प्रिपेयर करते हैं तो फिर आप उसको पब्लिक भी करते हैं, ठीक है, आउटसाइडर्स को भी देते हैं, ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पूरी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बिजनेस की, कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि जी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लिए, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया उसमें मैचिंग कंसेप्ट में, कि जी आपने 2000 में आपने जो है वो सेल की थी, ठीक है, आपने एजेंट को कमीशन कब दी, जनवरी 2001 में, लेकिन कमीशन कब किया, 2000 की, तो आपने उस एक्सपेंस को सन 2000 में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये है, फिर आपने अभी जो है वो स्टेटमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, लेकिन इशू नहीं की आउटसाइडर्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फिर नोट्स की सूरत में या आउटस्टैंडिंग की सूरत में वो जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप लिखते हैं, ठीक है। इसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू बोलते हैं, या एडजस्टमेंट्स बोलते हैं, उनको हम रिटर्न लिखते हैं, ठीक है। ये आप आगे जाके फर्दर पढ़ेंगे, ठीक होगा। ये है फुल डिस्क्लोजर, कि इंफॉर्मेशन बिजनेस की जो है वो पूरी जो है ना वो शो करनी है आपने। उसके बाद है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से ये मुराद है कि
मैंने आपको बताया था कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। अब एसेट आपने लेट्स सपोज परचेज किया तो उसका कोई प्रिंसिपल होगा, आपने उस बेस पे उस इवेंट को या उस ट्रांजैक्शन को या उस एसेट को आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इस आप अगर एक मेथड इस साल यूज कर रहे हैं ना एक इवेंट को हैंडल करने के लिए, तो आपने उसी मेथड को दोबारा नेक्स्ट ईयर भी उसी मेथड से ट्रीटमेंट करना है, उसी ट्रांजैक्शन का, उस क्लास की ट्रांजैक्शन का। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि आपके प्रिंसिपल्स में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आपको जो है ना कंपैरिजन करने में डिफिकल्टी होगी कि आपने 2000 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की तो आपने एक जो है वो प्रिंसिपल यूज किया, फिर आपने 2001 में स्टेटमेंट बनाई तो आपने प्रिंसिपल चेंज कर दिया, तो ऐसा भी नहीं है, इससे भी प्रॉब्लम होगी कंपेयर करने में, ठीक है। ये है कंसिस्टेंसी कि आप अगर एक साल यूज कर रहे हैं जो मेथड, तो आप दूसरे साल भी वही मेथड यूज करें ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करने के लिए। उसके बाद है लास्ट वन, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी से क्या मुराद है? हर वो आइटम, मटेरियल आइटम से ये मुराद है कि जो इन्फ्लुएंशियल हो, जिससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। यानी कि आपने हर मटेरियल आइटम को जो है ना वो प्रॉपरली फेयर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना है। इससे मुराद क्या है, लेट सपोज जी आपको इनकम हुई है 50 लाख रुपए की, ठीक है, लेकिन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको एक्सपेंस शो कर दिया। अच्छा, अब इससे क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये है मटेरियल आइटम कि 50 लाख का इनकम थी, आपने उसको 50 लाख का एक्सपेंस शो कर दिया, इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब एज कंपेयर टू एक लो कॉस्ट प्लांट है, आगे जाके आप पढ़ेंगे स्टेशनरी को हम ना एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, एसेट भी रिकॉर्ड करते हैं जब वो स्टॉक में होता है, लेकिन अब स्टेशनरी की लो कॉस्ट आइटम होती है, शार्पनर है, ठीक है, मार्कर है, आप इनको क्या करते हैं, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हैं। क्या वजह है कि ये माइनर आइटम होती है, इससे इसको अगर आप एक्सपेंस भी शो कर देंगे, इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है मटेरियलिटी कंसेप्ट, ठीक है। तो हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज हो चुका है। अब आप इस चैप्टर को स्टडी करें, रीड करें बड़े अच्छे तरीके से, लेक्चर सुने और अंडरस्टैंड करें कंसेप्ट्स को।